मुहर लग जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के साथ समीक्षा बैठक की है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत प्रत्येक प्रखंड में जल्द खुलेगा एक मॉडल स्कूल और इन स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से नए सत्र की शुरुआत होगी। इन स्कूलों में साक्षात्कार के आधार पर छात्रों का चयन होगा और छात्रों के चयन की जिम्मेवारी SCERT को मिली है। ग्रीवांस के आधार पर शिकायतों का जल्द निपटारा होगा। जिला स्तर पर कैंप लगाकर ई-शिक्षा कोष पर दर्ज शिकायतों का निपटारा कराया जाएगा। शिक्षकों की वर्ग वाइज वरीयता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के शिक्षकों की अलग से सूची तैयार की जाएगी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पटना से। रजनीश, क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से बताएं। राजेंद्र ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें सभी जिले के DEO हैं, DPO हैं और इसके साथ साथ विभाग के तमाम जो निदेशक हैं उनके साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सबसे पहले जो फैसला लिया गया है कि अब बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसको लेकर नई नियमावली जो बनाई गई है जिसकी ड्राफ्टिंग लगभग 2.5 महीने पहले हो चुकी थी, अब उस पर जो है कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। यानी अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो है एक नई नियमावली जो है उसके आधार पर अब ये सब कुछ तय होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत जो CM नीतीश कुमार लगातार यात्रा के दौरान घोषणा भी कर रहे थे कि सभी प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल खुलेगा, तो इसको लेकर भी जो है स्कूल लगभग खुल चुके हैं। अब 1 अप्रैल से 2026 से ही ये नया सत्र शुरू होगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट दाखिला लेंगे उनका पहले साक्षात्कार होगा और इसकी जिम्मेवारी दी गई है SCERT को। इसके बाद ग्रीवांस के आधार पर कई एप्लीकेशन पहले से, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का हो या अन्य चीज हो, जो ग्रीवांस पर ई-शिक्षा कोष के माध्यम से आवेदन किए गए थे, उनकी जल्द ही एक तरह से सुनवाई होगी और ग्रीवांस के आधार पर जो शिकायत है उसका निपटारा करने के लिए अब जिलों में कैंप लगाया जाएगा। यानी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिलों में आप कैंप लगाएं और जल्दी निपटारा करें। इसके अलावा जो वरीयता को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, इसको लेकर भी वर्ग वाइज जो वरीयता की सूची है वो तैयार करने का आदेश दिया गया, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के शिक्षक हैं उनकी तैयार सूची होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो अभी डिफर हो गया है, यानी उस अनुपात के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है, जो आंकड़े सामने आए। ऐसे में अब जो रैशनलाइजेशन है इसका आदेश दिया गया है कि अब शिक्षकों के जो और छात्रों के जो आंकड़े हैं उसकी समीक्षा की जाएगी अधिकारियों के द्वारा। साथ ही जनवरी का वेतन भुगतान नहीं करने वाले तमाम DEO को फटकार भी लगी है, DPO को, और सभी को ये कहा गया है कि जनवरी के जो वेतन नहीं जिनको मिला है शिक्षकों को, उनकी सूची आप वेबसाइट पर अपलोड करें नाम के साथ। तो कुल मिलाकर DEO को बड़ा टास्क दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी अब तक 956.67 करोड़ रुपए जो है उसका अब तक प्रूफ मुख्यालय को नहीं मिला है, तो ये प्रमाण पत्र भी जल्द उपलब्ध कराने का तमाम निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि मार्च महीने में ये एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पटना मेट्रो का विस्तार हो गया है और आज भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। अगर आज ट्रायल में सब कुछ सही होगा तो जल्द ही ISBT से सीधे मलाही पकड़ी तक लोग मेट्रो का सफर कर पाएंगे। तो देखिए ये विस्तार अब मेट्रो का पूरी राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही रूट्स पर मेट्रो का संचालन हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। पिछले साल ही मेट्रो का उद्घाटन हुआ था और लगभग 2.25 किलोमीटर मेट्रो का सफर लोग कर पा रहे थे, लेकिन अब मेट्रो का सफर लंबा होगा और यहाँ देख सकते हैं कि भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक जो मेट्रो का ट्रायल है वो शुरू हो गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो मेट्रो का ट्रायल है वो भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक किया जा रहा है। अगर आज ये ट्रायल सफल रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो अगले महीने यानी मार्च के महीने में मेट्रो पर जो सफर है वो लंबा होगा। यानी अभी की अगर हम बात करें तो अभी उद्घाटन के समय ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो चल रहा है, लोग मेट्रो पर बैठ रहे हैं, लेकिन आज अस्थायी रूप से 1 दिन का मेट्रो बंद किया गया है क्योंकि जो ट्रायल है वो होना है। और ट्रायल की जो सीधी तस्वीर है आप देख सकते हैं, यानी भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल हो रहा है और अभी मेट्रो की जो रफ्तार है वो धीमी
नजर आ रही है, क्योंकि ये ट्रायल है, ट्रायल सफल रहा तो लगभग 6.5 किलोमीटर यानी आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक लोग मेट्रो का सफर कर पाएंगे। और ये देखिए, मलाही पकड़ी से होते हुए जो मेट्रो है वो भूतनाथ स्टेशन पहुंच चुका है, यानी एक बार का जो ट्रायल है वो सफल नजर आ रहा है। यानी जो मेट्रो है वो भूतनाथ स्टेशन से शुरू हुआ और उसके बाद मलाही पकड़ी तक जो मेट्रो का ट्रायल है वो हुआ। मलाही पकड़ी तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगा, क्योंकि मेट्रो बहुत धीरे धीरे भूतनाथ स्टेशन से मलाही पकड़ी तक गया और वहां पहुंचने के बाद फिर मेट्रो ने थोड़ी रफ्तार तेज पकड़ी और मलाही पकड़ी से वापस भूतनाथ स्टेशन मेट्रो पहुंच गया है। आज का ट्रायल अगर सफल रहा तो अगले महीने लोग आईएसबीटी से सीधे मलाही पकड़ी तक मेट्रो का सफर कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मनीष रंजन की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की है। मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और अब तक की जांच पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। लापरवाही को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जांच अधिकारियों को फटकार लगाई है, क्यों ना आपके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाए। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर पर? धर्मेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं कि कोर्ट की तरफ से क्या बातें कही गई है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? मनीष रंजन को लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पूरे मामले पे कोर्ट का रवैया काफी सख्त है। कोर्ट ने आज की जो सुनवाई हुई है उसमें जो एसआईटी के जो जांच के अधिकारी हैं उस पर सवाल खड़े किए कि किस तरह से ये जांच हुई और इस जांच में क्या आप संतुष्ट हैं, आप पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाए, आप पर क्यों नहीं केस किया जाए। कोर्ट ने एकदम सख्त रवैया अपनाया है जो अभी तक की जितनी भी जांच हुई है टोटल। और मनीष रंजन को जमानत नहीं दी गई। आज 28 फरवरी को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग बुटकोन से यौन शोषण के आरोप से घिरे स्वामी मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है। पीड़ित नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म किए जाने की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया था। हालांकि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी मेडिकल में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही थी और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब स्वामी के खिलाफ कानून का शिकंजा कसेगा। हालांकि स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही दाखिल कर दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। और देखिए, पहले अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में यौन शोषण के आरोप लगे, फिर उनके मठ पर सवाल उठे। आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने पहले स्वामी के आश्रम में यौन शोषण के आरोप लगाए, फिर वाराणसी में मठ पर भी कई सवाल खड़े किए थे। वाराणसी के श्री विद्या मठ के दावे की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम शंकराचार्य के उस मठ में जा पहुंची जो आरोपों के बाद से लगातार सवालों के कटघरे में है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम को वहां क्या कुछ दिखा है वो आपको भी दिखाएंगे। ग्राउंड फ्लोर होते हुए शंकराचार्य जी का जो बैठक स्थल है वो वहाँ जाता है। ये स्टोर रूम की तरह है, हालांकि कार्यालय इस पर लिखा गया है। आप अंदर देख सकते हैं कि तमाम स्टोर रूम की भांति यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक मेडिसिन विभाग है जहाँ दवाई वाई रखी हुई, लेकिन फिलहाल ये भी बंद है। और इसी रास्ते से जाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो तमाम जो ग्राउंड जो तहखाना आप जिसको कहा जा रहा है ग्राउंड पर, वो सारी तस्वीरें हैं। अध्ययन कक्ष इसे कहा जाता है, अध्ययन कक्ष लिखा हुआ भी है। इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री की गई है और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग जहाँ शंकराचार्य जी का जो थी कि आप लोग सावधानी रखिएगा, तो हम लोगों ने लोगों को सामान्य रूप से जाना वहाँ पे बंद कर दिया। इसके अलावा कोई और बात नहीं। सवाल ये है कि जो कहा कि जून 2024 में आपके जो नरसिंहपुर परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर में उन्होंने आपसे दीक्षा ली, ये आश्रम मतलब आपके अधीन है कि क्या है इसका स्टेटस? ये हमारे गुरुजी महाराज की तपस्थली है, विशाल आश्रम है। वहाँ पर राजराजेश्वरी देवी का बहुत विशाल मंदिर निर्मित हुआ है। वहीं पर हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज की अब
बढ़ते आगे अयोध्या के संतों ने सभी मदरसों को आतंकी की फैक्ट्री बताते हुए जांच की मांग कर दी है। अयोध्या में सरयू आरती स्थल के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि मदरसों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है। मदरसों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि ना हो। वहीं साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास ने कहा कि मदरसों को आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर बताते हुए सभी मदरसों को बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी मदरसे चल रहे हैं उन सभी मदरसों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी तक का इतिहास अगर उठा करके देख लिया जाए तो मदरसों से आतंकवादियों का जन्म हुआ है। कितने सारे मदरसे ऐसे हैं जहां से आतंकवादी ही पनपे हैं। तो ऐसे में मदरसों का बंद होना नितांत आवश्यक है और यदि जो मदरसे चलाए भी जा रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। इस तरह की कोई घटना न हो, इस पर सतत ध्यान देना चाहिए सरकार को भी और हमारे सनातन धर्म के रक्षकों को भी। निश्चित रूप से मदरसों में जो है मौलानों ने लगातार सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए उन बच्चों को माइंड वॉश करके कट्टरता सिखाता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग देता है। मदरसा आतंकवादी के ट्रेनिंग सेंटर हो चुका है। मदरसा जाली नोटों का जकीरा रहता है। मदरसों में अवैध हथियारों की जो है जकीरा रहता है। इसलिए निश्चित रूप से सभी मदरसों के उच्च स्तरीय जाँच और सभी मदरसों को बैन कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू निष्पक्ष तरीके से कंटेंट निर्माताओं के साथ शेयर करना चाहिए। चाहे परंपरागत मीडिया हो, बड़े छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर रिसर्च कर रहे कंटेंट निर्माता हो, उन्हें कंटेंट निर्माण के बदले रेवेन्यू का सही हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए नीति बनानी जरूरी है। जिसके पास कॉपीराइट है, जिनके पास मौलिक कंटेंट है, वो उनकी बौद्धिक संपदा है जिसका सम्मान होना ही चाहिए। Platforms must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere the concern, the principle now has to be set right and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. Must also share revenue in a fair way with the people who are creating the content, whether it is news persons, the conventional media, the creators sitting in far-flung areas, large influencers, small influencers, the professors and researchers who are disseminating their work using the platforms. Everywhere the concern, the principle now has to be set right and there has to be a fair share of revenue with the people who are creating the content. देखिए, भारत मंडपम में 19 फरवरी को ओआई समिट में शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन करने के आरोपी 3 यूथ वर्करों की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खूब हंगामा हुआ है। करीबन 20 घंटे तक चले इस ड्रामे का अंत गुरुवार को हुआ और इस पूरे विवाद में हिमाचल प्रदेश दिल्ली पुलिस आमने सामने रही। दोनों राज्यों की पुलिस में जमकर तकरार देखने को मिली। आखिरकार दिल्ली पुलिस को प्रदेश पुलिस के सामने झुकना ही पड़ा और फिर पूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें लेकर पुलिस दिल्ली चली गई। अहम बात है कि दिल्ली के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान भी इस कार्रवाई में शामिल थे। शिमला से गिरफ्तार आरोपियों की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक मिनट, मैंने एफआईआर सर एक मिनट मुझे बोल दी क्योंकि और देखिए, सीमांचल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया में बिहार चुनाव के दौरान अपना ही किया हुआ वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव के समय सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का वादा किया था और जल्द ही पूरा सीमांचल घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अक्सर जनता नेताओं को उनका वादा याद दिलाती है, लेकिन मैं खुद अपना किया हुआ वादा जनता को याद दिलाता हूं, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही दिनों में होने जा रही है। मैं आज बिहार के
सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पवन सिंह की नितिन नवीन से मुलाकात हुई है। बीजेपी ऑफिस में ये मुलाकात चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पवन सिंह की नितिन नवीन से मुलाकात, बीजेपी ऑफिस में ये मुलाकात चल रही है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या जानकारी है, किस सिलसिले में ये मुलाकात संभव? देखिए, राज्यसभा का चुनाव होना है और बिहार से 5 सीटें खाली भी हुई हैं राज्यसभा की। उस लिहाज से देखा जाए तो आज की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पवन सिंह जब बीजेपी में दोबारा आए और विधानसभा चुनाव के पहले जब उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें माना गया था कि पैचअप कराने की कोशिश है और शाहबाद के क्वेश्चन को साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा था। और पवन सिंह जब एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़े, पूरे चुनाव प्रचार में भी साथ रहे, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को क्या पार्टी राज्यसभा भेजेगी, राज्यसभा में भेजने की तैयारी होगी, या अगला लोकसभा चुनाव जो 2029 का होगा उसमें उनको उनकी भूमिका होगी, उसमें टिकट दिया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो मुलाकात है इस समय और पवन सिंह की नितिन नवीन से जो मुलाकात अभी हो रही है, वो मुलाकात काफी इस लिहाज से देखा जाए तो अहम मुलाकात है, क्योंकि राज्यसभा के लिए आज से नॉमिनेशन की जो तारीख है वो आज 26 तारीख से शुरू हो रही है, 5 मार्च तक नॉमिनेशन होना है। तो निश्चित रूप से उस लिहाज से आज की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जी अमितेश, अगर आपको याद हो तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी पवन सिंह के चुनावी रणभूमि में उतरने की बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन पवन सिंह फिर नहीं उतरे। और ऐसे में क्या हम इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि ये डील पहले ही हो चुकी होगी कि राज्यसभा में उन्हें मौका दिया जाएगा? देखिए, इससे पर्दा तो उठ जाएगा बहुत जल्दी ही और निश्चित रूप से। और अभी नितिन नवीन से मुलाकात करके पवन सिंह अभी बीजेपी दफ्तर से निकल भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मुलाकात जो चली काफी मुलाकात हुई है। नितिन नवीन यहाँ से निकल रहे हैं बीजेपी दफ्तर, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात अहम माना जा रहा है इस दृष्टिकोण से, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है। लेकिन आखिरकार बीजेपी क्या उन्हें राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगी या फिर बीजेपी उनके लिए कुछ और सोच रही है, इन तमाम बिंदुओं से भी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इस जो टाइमिंग है मुलाकात की वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी वाकई, चलिए नजर बनाकर रखिए अमितेश, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद पवन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बढ़ते आगे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने परिमार्जन और दाखिल खारिज को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख से ज्यादा दाखिल खारिज के मामले लंबित है। उन्होंने बताया कि काम करने में कई बाधाएं आ रही है, जिसका समाधान निकाला जा रहा है। ये सच है महोदय कि आज 40 लाख पूरे बिहार के अंदर महोदय 40 लाख परिमार्जन का मामला मेरे यहाँ लंबित है और 6 लाख महोदय दाखिल खारिज या उससे और ज्यादा
गंभीर मामला लटका हुआ है महोदय। बड़ी सक्रियता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग ये इसको शुरू किए हैं। कई बाधाएं आ रहे हैं महोदय, हम लोग समाधान करेंगे। और इन्होंने जो कहा कि अंचलाधिकारी हो या राजस्व पदाधिकारी हो, हमने जन कल्याण संवाद में बैठकर यही हम और प्रधान सचिव महोदय बैठ के स्पष्ट निर्देशित कर रहे हैं ओपन कि एक ही नेचर का एक ही शिकायत पर आप अलग अलग निर्णय नहीं दे सकते हैं, ताकि कोई गड़बड़ी कर करके इसका अपने मनोनुकूल लाभ नहीं उठा सके। ये हमने सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।